ओके हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन के बारे में देखा। ठीक है, तो पहला जो उसका टॉपिक था, पहला जो पार्ट था कॉमन बेस। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका करंट एप्लीकेशन फैक्टर क्या आता है। ठीक, तो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से देखना। ठीक है, चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। दूसरा कौन सा है, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर कनेक्शन के या कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा होता है, कहीं कहीं कनेक्शन भी लिखते हैं, मतलब ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं सर्किट। ठीक है, यह है आपका कलेक्टर, ये आपका बेस, ये आपका एमीटर। ठीक, अब ये है पी, ये है एन, ये है एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ठीक है, ये बेस है, तो आपका बेस और जो एमीटर है उसको क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज करना है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ट्रांजिस्टर है, हम ये एक्टिव बेस में एक्टिव मोड में पढ़ने वाले इसको। ठीक है, तो इसका एमीटर और बेस रीजन क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज ही होगा। तो ये पी था तो पॉजिटिव जोड़ दिया, ये आपका और इसको करेंगे हम रिवर्स वाइज। तो ये एन है तो किसे जोड़ूंगा, पॉजिटिव से। चलो फिर इसको यहाँ से ग्राउंड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, बेस। ठीक है, ये बेस है और ये आपका क्या है, एमीटर है, और ये आपका क्या है, कलेक्टर है। ठीक, को अच्छे से समझना है। ठीक है, सर्किट ये। अब देखो पॉजिटिव सिरा की साइड को है, बेस की ओर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं, वी बी, और दूसरा नेगेटिव की साइड है, ई की ओर, वी बी। तो ये जो वोल्टेज यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो क्या है, वी बी है। ठीक है, बेस एमीटर वोल्टेज। यहाँ पर क्या है, देखो पॉजिटिव, पॉजिटिव है आपका कलेक्टर, तो यहाँ पर क्या लूंगा, वी सी ई, तो ये वी सी हो गया। ठीक है, चलो फिर अब देखो हम जो कॉमन एमीटर पढ़ते हैं या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन पढ़ते हैं, वो कॉमन बेस को रेफरेंस मानते हैं। ठीक है, उसी को लेके हम इसको समझते हैं। ठीक है, एक और ग्राफ बना लेता हूँ इसमें मैं। ठीक है, एक और सर्किट बना लेते हैं, बस सिंबल है एक प्रकार का ट्रांजिस्टर का, बस समझने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बेस का है, ये बाहर आपका एमीटर है यहाँ पर। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में सब बताया हमें कि कौन सा एरो कहाँ जाता है। अब देखो ये आपका कौन सा है, बेस करंट। ठीक है, अंदर को क्या आ रहा है, ये कलेक्टर करंट। ठीक, और ये हो गया आपका एमीटर करंट। ठीक, इन दोनों के बीच में और एमीटर और इसके बीच में कौन सा वोल्टेज है, वी बी। ठीक है, वी बी है। ठीक है, ये बे कलेक्टर और इसके बीच में कौन सा वोल्टेज होगा, वी सी। बेस और कलेक्टर। ठीक है, बेस कलेक्टर वोल्टेज हो गया आपका बेस और कलेक्टर के बीच में। ठीक है, अब हमने बेस किसको माना है, कॉमन बेस को। ठीक है, कॉमन बेस को हम बेस मान रहे तो उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये सब में सेम ही होगा, एमीटर करंट बराबर क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक हो गया, अब वहां जो हमने फॉर्मूला निकाला था आईसी, इसलिए आपको पीछे वाले लेक्चर देख लेने पहले। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर अगर आपके क्लियर रहेंगे तो आगे फिर आपको समझ आते रहेगा। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला आपको पीछे डिराइव कर रखा है हमने। ठीक है, चलो फिर चलो ये आपका सर्किट है, इसमें भी हम करंट की टेक्सचर बना लेते हैं। ये आपका बेस करंट, ये आपका एमीटर करंट। ठीक है, ये आपका कलेक्टर करंट। ठीक, अब देखो यहां पर से हमें क्या निकलता है ना, देखो ये जो VCE है, VCE बराबर ये कौन सा वोल्टेज है, VBC, और ये कौन सा वोल्टेज है, VBE। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है आपका VC, ये किसके बराबर होगा, इस वाले वोल्टेज की प्लस इस वाले वोल्टेज की। ठीक है, ये भी जब हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, भी हम इसको रख लेते हैं। चलो फिर अब आगे सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है।
चलो पहले इसी से लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ऐसी हो गया, ये अल्फा की जगह अल्फा आई। अब मैं आई की जगह क्या रखूंगा, आई की जगह आई का मान रख देता हूं, ठीक है। तो आई की जगह मैंने क्या रख दिया, आई बी प्लस आई सी, ठीक है। बस आपने देखते रहना वीडियो को और सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। ये हो गया आपका आई सी, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, अल्फा आई बी प्लस अल्फा आई सी, ठीक हो गया, ठीक है। ये आपका आई सी बी ओ, ठीक। अब ये आई सी है, ये भी आई सी है, तो इसको मैं इधर ले आता हूं, ठीक है। तो आई सी माइनस अल्फा आई सी, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, अल्फा आई बी प्लस आई सी बी ओ, ठीक हो गया। अब आई सी कॉमन लिया दोनों से, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, अल्फा आई बी और आई सी बी ओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे समीकरण, ये जो समीकरण है ना ऊपर का, इसको करता हूं डिवाइड बाई, डिवाइड या भाग देते हैं, डिवाइड इक्वेशन, इसको एक मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे डिवाइड कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा से, ठीक है। हम रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक है। कलेक्टर करंट बेस करंट के बीच में कोई रिलेशन निकालने जा रहे हैं इसके थ्रू। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, देखो आई सी 1 माइनस अल्फा है ना, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1 माइनस अल्फा से, ठीक है। देखो यहां भी डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वल टू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहां भी हम डिवाइड कर रहे हैं उसी से, यहां भी डिवाइड कर रहे हैं। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा यहां भी डिवाइड कर दिया, इसके साथ क्या है, आई बी है, ठीक। प्लस आई सी बी ओ, बट्टे में क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। इसे ये कट, तो आई सी बराबर क्या आ गया, अल्फा 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट में आई बी प्लस, इसको 1/1 माइनस अल्फा भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है, एक ही बात है। और बाहर क्या आया, आई सी बी। तो ये आपका एक समीकरण निकल गया, इसको मैं समीकरण 2 लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका एक समीकरण हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये है आई ई प्लस आई बी प्लस एस सी, इससे मैं इसके लिए वैल्यू निकालूंगा, किसके लिए, अल्फा 1 माइनस अल्फा के लिए। अभी देखो आप, ये यहीं पर ऐसे रहने दो, यहां पर से देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, आई ई बराबर, ठीक, सब ये आपके कॉमन बेस से लाए हुए हैं, उसी को हम आगे की ओर डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। उसी की मदद से हमने इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मानता हूं थर्ड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय आई सी, डिवाइड बाय आई सी, ठीक है। आई ई डिवाइडेड बाई आई सी, ठीक हो गया। आई बी डिवाइडेड बाई आई सी, ठीक हो गया। आई सी को डिवाइड करेंगे आई सी से, तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। कितने बार गया, 1 बार गया। तो क्या हुआ, देखो एक चीज याद रखना आप, जो आपका ये आई ई अपॉन आई सी है ना, देखो जब हम कॉमन एमीटर की बात करते हैं या फिर कॉमन बेस, पहले देख लो, कॉमन बेस में अल्फा बराबर क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू आता है वहां आई सी अपॉन आई ई, ठीक है। तो अगर भाई इसको उल्टा कर दूं, ये अल्फा है, इसके जो कुछ नहीं है तो क्या कहलाता है, 1 होता है। अगर इसको रिवर्स कर दूं तो कितना हो गया, 1/1 अल्फा ना, तो 1/4 अल्फा, यहां रिवर्स किया तो यहां भी रिवर्स करना पड़ेगा ना, तभी इक्वल टू का साइन मतलब सही रहेगा, मतलब रहेगा कि इक्वल है, ठीक, तभी इक्वल माना जाएगा। जो आपने यहां करना है वही यहां भी करना है। इसको रिवर्स कर दिया तो इसको भी रिवर्स कर देता हूं, कितना आएगा, आई ई अपॉन आई सी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, देखो आई अपॉन आई सी की जगह कितना लिखूंगा, 1/अल्फा। अब ये देखो आई बी अपॉन आई सी, देखो जो आपका कॉमन एमीटर होता है, ठीक है, कॉमन एमीटर में जो आपका करंट, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, ठीक है, विद्युत प्रवर्धक कारक जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा से, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू क्या होती है, देखो जैसे मैंने अल्फा की वैल्यू बताई थी आपको कि आउटपुट में जो करंट मिल रहा है उसका और जो आप इनपुट में करंट दे रहे हो उसका रेशियो, सेम वही यहां भी होता है कि आउटपुट में जो आपको करंट मिल रहा है क्या है, आईसी, इनपुट में जो आप करंट दे रहे हो, इनपुट में क्या दे रहे हो करंट, आप आई बी दे रहे हो, तो ये हो गया आई बी, ठीक है। वैसे ही मैं इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 कहलाएगा। अब इसका रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, 1/बीटा, 1/बीटा की वैल्यू क्या आएगी, आई बी अपॉन आई सी, ठीक है। आई बी अपॉन आई सी की जगह क्या लिखूंगा, 1/बीटा, और इधर क्या है 1, ठीक है। चलो फिर अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहां से बीटा का मान निकालता हूं, ठीक है। बीटा की वैल्यू देखते क्या आती है, अभी आपको पता चलेगा कि बीटा क्यों निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहां से क्या हुआ, मैंने 1
1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। मैंने क्या किया, इस 1 को यहाँ भेज दिया, बीटा को यहाँ नहीं दिया। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा, वही क्या हो गया बीटा। इसको रिवर्स कर दूँ तो यहाँ भी रिवर्स करना पड़ेगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये क्या हो गया बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू क्या है आपका अल्फा 1 माइनस अल्फा। बीटा क्यों निकाला मैंने, देखो अल्फा 1 माइनस अल्फा आया ना, तो मैं इसकी जगह बीटा रख सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसको यहां रखो अब, ठीक। तो ये क्या आ गया बीटा, आईसी की वैल्यू क्या आई आपको बीटा आईबी। और अब देखो, अब ये भी है, ये कैसे निकालोगे, उसका भी एक सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन आया ना, इसमें आपने 1 जोड़ देना है दोनों साइड, यहां भी 1 जोड़ दो और यहां भी 1 जोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहां एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा बट्टे में 1 माइनस अल्फा। लसअप लेना आना चाहिए आपको, ठीक है। लसअप लोगे तो यही आएगा, ठीक, ये लसअप ये आएगा, इससे ये, तो अब एलसीएम और लसअप तो ये फिर अब बेसिक हो गया, ठीक है, इतनी डीप नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने लसअप लिया, इतना आ गया। अब यहाँ क्या हो गया बीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब देखो इससे ये कट गया तो कितना आया 1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या आया 1 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आया बीटा प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा बीटा प्लस 1 आई सी बी यू। तो आपको एक समीकरण मिल गया ये किसका, कलेक्टर करंट का, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना तो ठीक है, और आपको डिराइव करके मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो कलेक्टर करंट बराबर क्या आएगा बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, ठीक है। देखो जो कलेक्टर करंट होगा, एक तो जो इनपुट करंट होगा वो होगा, और ये कहलाता है लीकेज करंट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं लीकेज करंट, जो पीछे वाला है, ठीक। अब अगर मैं खाली एमीटर की बात करूं, कॉमन बेस को न लूं, तो उसमें क्या होगा आईसी बराबर बीटा आईबी। बीटा आईबी क्या है, जो इनपुट से आपने करंट दे रखा है वो, ठीक है। कलेक्टर करंट होता क्या है, सेम जैसे मैंने कॉमन बेस में निकाला ना, कि वहां क्या था, जो आपका कलेक्टर करंट क्या था, जो एमीटर से करंट आया जो, ठीक, अल्फा आई, और जो लीकेज करंट था, वैसे यहां भी है। कलेक्टर करंट क्या होगा, जो आपने बेस से करंट दिया है, ठीक है, वो प्लस क्या होगा आईसीईओ। अब ये आईसीईओ है क्या, ये लीकेज करंट है, ये तब भी बहेगा जब आप यहां से करंट नहीं दोगे। जब आप यहां से करंट नहीं भी दोगे ना, फिर भी इस सर्किट में करंट बहेगा, जिसे हम कहते हैं लीकेज करंट। किसके कारण, इस वोल्टेज के कारण, रिवर्स बाइस में होगा, तो रिवर्स के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो फ्लो करेंगे सर्किट में। तो माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण क्या होगा, एक रिवर्स करंट फ्लो होगा, उसे हम लीकेज करंट कहते हैं। तो आपका कॉमन एमीटर में एक इक्वेशन ये भी आता है, ठीक है। आईसी बराबर क्या आएगा बीटा आईबी प्लस आईसीयू, ठीक है, कॉमन एमीटर के लिए ये, ठीक। ये लीकेज करंट, ये आपका इनपुट करंट है, ठीक है। तो कलेक्टर बराबर ये भी हो गया, कलेक्टर करंट बराबर ये भी हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखो, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है, ये सेम ही है, ये सेम है, तो ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे। तो मैं लिख सकता हूं आईसीयू बराबर बीटा प्लस 1 आई सीबीओ। इससे हमें क्या पता चलता है इस समीकरण से, कि जो लीकेज करंट होता है ना कॉमन एमीटर में, वो ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा, कॉमन बेस की अपेक्षा। कैसे पता चला, देखो देखो कॉमन बेस में जो लीकेज होता है वो तो है ही, यहाँ उसके साथ क्या है ये बीटा प्लस 1 भी तो है। देखो ये है कॉमन बेस में लीकेज, और जहां इनटू क्या हो रहा है बीटा प्लस 1 भी हो रहा है, तो आईसीयू का मान क्या आएगा ज्यादा आएगा, किससे आईसीबीओ से। तो हम कह सकते हैं कि कॉमन एमीटर में लीकेज करंट क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है, कॉमन बेस की अपेक्षा, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में रखना है, ठीक है। और जिसमें आपको अल्फा की वैल्यू बताई थी, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, 0.95 से 0.98 के बीच यूनिटी लगभग होती है। और जो बीटा होती है उसकी जो वैल्यू वेरी करती है वो होती है 50 से लेकर 400 के बीच वेरी करती है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, वो याद रखना आपने, ठीक है। तो समझ में आया फिर आपको वर्किंग या फिर इसका कैसे सर्किट काम करे करके, ठीक है। समझ में आया ना। तो आपने ये याद रखना है, ये बीटा का मान याद रखना है, ये ना न्यूमेरिकल आएंगे आपको पेपरों में, ठीक है। और ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे बस आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा। आपको अल्फा की वैल्यू दी होगी, बीटा का मान पूछेगा, आपके दिमाग में ये है भाई कि बीटा इजिकल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, शर्ट से लगाओगे फॉर्मूला आंसर। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर टफ आ गया पेपर भाई, ठीक है। तो आपने ये बस याद रखना है इनको, ये ऐसा होते हैं करके, ठीक है। ये याद रखोगे तो फिर आप आसानी से न्यूमेरिकल कर लोगे या फिर वन वर्ड कर लोगे, ठीक। तो ये आपका कॉमन एमीटर का थ्योरी था, या फिर कैसे कनेक्शन होता है, क्या क्या उसमें समीकरण निकलते हैं। अब हम पढ़ेंगे
कि कॉमन जो एमीटर होता है उसमें इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है, कैसे ग्राफ बनते हैं, क्यों ग्राफ बनते हैं वैसे, ठीक है, तो वो हम समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्या है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक है, चलो ये भी सामने रख लेते हैं, ठीक है, इसको भी सामने रख लेते हैं। अब देखो, ठीक है, अब इनपुट देखो, इनपुट जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो जो आउटपुट में होता है, आउटपुट में जो वोल्टेज है उसको क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो आउटपुट है वो ध्यान से देखो, आउटपुट में क्या है, वीसी, इसको मैं क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। मतलब जैसे मैंने एक बार बार बोल्ट लिया तो मैं फिर बार बोल्ट के लिए सारे वो निकालूंगा कि इनपुट इतना दे रहा हूं तो आउटपुट कितना आ रहा है, मतलब इसको मैंने फिक्स रखना है, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो ये आपका ग्राफ है, देखो इसको मैंने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब किस किस के बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे, फिर आई बी और वीबीई के बीच, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि यहीं से हम इनपुट दे रहे हैं ना, इसलिए इसके बीच में बना रहे हैं, क्योंकि हम यहीं से इनपुट दे रहे हैं इस साइड से। तो ये क्या है, बेस करंट, बेस करंट और जो बेस एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है यहाँ पर, ठीक है, बेस एमीटर के बीच जो वोल्टेज है और जो आपका क्या है, बेस करंट है, इसी के बीच जो ग्राफ बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, और किसका, कॉमन एमीटर का, ठीक है। तो देखो फिर ध्यान से देखो, स्टार्ट जब हम इसको कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, अब इसका कोई फर्क नहीं पड़ना हमें, तो इसको ये मान लो कि नहीं है, पीछे वाला नहीं है, तो हमारे पास कितना है, सिर्फ यही है, इतना हिस्सा है, यहां से लेकर यहां तक इतना हिस्सा है मान लो भी, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइस में है, ठीक है। तो ये डायोडी तो है, पीएन जंक्शन एक डायोडी तो है, तो ये फॉरवर्ड बाइस में है, तो कैसे काम करेगा ये, देखो फिर से मैं यहां पर समझाता हूं आपको। ये अगर आपका है तो अब ये खाली एक डायोड की तरह काम करेगा, ये ऐसा है अब खाली अभी, ठीक है। तो हम जब ये फॉरवर्ड बाइस में होता है तो डायोड क्या होता है, स्टार्टिंग के समय इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कम वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जंक्शन होता है ना एक, यहां पर एक डिप्लीशन लेयर होता है, वो क्या करता है, विरोध करता है, उसके अंदर जो बैरियर वोल्टेज होता है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या करता है, विरोध करता है जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है, तो स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं करता है। तो स्टार्टिंग में आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा, ऐसे थोड़ा आगे तक, इसी के ऊपर 0 0, मतलब आप वोल्टेज अप्लाई तो कर रहे हो लेकिन आपको करंट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में जब आपका ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब जब ये डिप्लीशन लेयर क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, किसके कारण, इस वोल्टेज के कारण, फिर आपका करंट बढ़ने लगता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, आपका ये जो डिप्लीशन लेयर है वो निष्क्रिय हो गया, ठीक है। तो जिस वोल्टेज पर वो निष्क्रिय होता है उसे क्या कहते हैं, नी वोल्टेज या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है, उसे कहते हैं नी वोल्टेज या फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो आप जैसे आपका ब्रेक डाउन हो गया, फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो आपका जो बेस करंट है वो तेजी के साथ बढ़ने लगेगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर आपने वीसी को क्या मान रखा है, कांस्टेंट माना है, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। मान लो कि मैंने कितना मान रखा है, 15 वोल्ट मान रखा है, ठीक है। अब देखो फिर अब क्या होता है, अब एक जो मैंने आपको कहा था कि नोट करके रखना इस पॉइंट को ना, ये देखो, ठीक, वीसी बराबर क्या लिखा है मैंने, वीबीसी वीबी, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने क्या किया, इस वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक है, ये जो वीसी है ना इसको बढ़ा दिया, ठीक है। पहले मैंने उसको बार वोल्ट लिखा था, ठीक है, रुको एक बेटा रुको, बढ़ाने पर क्या होगा और घटाने पर क्या होगा वो हमने समझना है, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं इस वोल्टेज को तो क्या होगा, और मैं अगर घटा देता हूं तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको जो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अर्ली इफेक्ट, उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहीं पर समझा देता हूं हल्का सा उसको रिवीजन। ये आपका पी है, ये आपका बेस है, ये मीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ठीक है। तो अर्ली इफेक्ट क्या होता है, जब हम यहाँ इसकी बात करते हैं खाली पीछे वाली की, जब ये रिवर्स वाइस में होता है, मान लो ये क्या है, एनपीएन है, एनपीएन, तो पीछे वाला क्या है, रिवर्स वाइस में, ठीक है, रिवर्स वाइस में है ये। तो जब ये रिवर्स वाइस में हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, यहां पर का जो डिप्लीशन लेयर होता है,
इस पीछे वाले का, ठीक है। बेस और कलेक्टर में जो डिप्लीशन लेयर होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और कहाँ ज्यादा इंक्रीज करता है, बेस में ज्यादा इंक्रीज करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, अर्ली इफेक्ट कहते हैं। बेस में अगर इसको वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ने लगेगा। ये डिप्लीशन लेयर जब बढ़ेगा तो ये जो बेस के अंदर, ठीक है, जो बेस के अंदर जो एक्टिव या फिर जो एक्टिव विड्थ होती है, ठीक है, ये इतना बढ़ गया। अब ये वाले जो विड्थ होती है ना, जो एक्टिव होती है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है, उसका एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ठीक, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो डिप्लीशन लेयर के अलावा है, ठीक है, ठीक, इसमें क्या होता है, होल्स होंगे, मेजोरिटी कैरियर मिनोरिटी कैरियर होल्स और इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें ना, क्योंकि ये तो डिप्लीशन लेयर में आ गया, इतना नहीं आया। अब इसका एरिया कम क्यों जाता है, क्योंकि डिप्लीशन लेयर का एरिया बढ़ गया है। डिप्लीशन लेयर का एरिया बढ़ गया तो आपका जो एक्टिव रीजन था यहाँ पर, इसका एरिया कम हो गया। तो अब क्या होता है, जब एमीटर से यहां से जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पर कंबाइन नहीं होते हैं, सीधे कहां चले जाते हैं, कलेक्टर के पास चले जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर कंबाइन नहीं होने से बेस करंट घट जाता है। ठीक है, बेस करंट घट जाएगा और कलेक्टर करंट बढ़ जाता है, क्योंकि एमीटर करंट यहाँ तो कंबाइन नहीं हुआ, सीधे कहां चले गया, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए ना वो सीधे कहां चले गए, कलेक्टर के पास चले गए, तो कलेक्टर करंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो आपका बेस करंट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ाता हूं, ठीक है, इस वोल्टेज को बढ़ाता हूं, वीसी को बढ़ाने से क्या होगा, ये देखो, वीसी को बढ़ाने से क्या होगा, वीसी को बढ़ाने से क्या होगा, वीबीसी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, इक्वल टू ये प्लस ये। अगर मैं वीसी बढ़ाऊंगा इसको, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वीबीसी बढ़ेगा। अगर ये वीबीसी बढ़ता है, वीबीसी क्या है, बेस और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज है, अगर ये वीबीसी बढ़ेगा तो जो जंक्शन है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर, जो ये डिप्लीशन लेयर है ना, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो आईबी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, आईबी का मान कम होगा तो ये ग्राफ इधर को, ठीक है, आईबी का मान अगर कम होगा तो जो ये ब्रेकडाउन है और देर में होगा, क्योंकि करंट का आईबी का मान कम हो गया है तो ये और लेट में ब्रेकडाउन होगा इसका। ठीक है, और लेट ब्रेकडाउन होगा बाद में। तो यहां पर कितना मानता हूं मैं, इसको वोल्टेज बढ़ा रखा है मैंने, हाँ, इसको मान लेता हूं 18 वोल्ट। ठीक है, तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता हूं तो आईबी का मान कम हो जाएगा। अगर मैं वोल्टेज घटाता हूं, अगर मैं इस वोल्टेज को घटाता हूं, किसको, वीसी को, तो यहां देखो, अगर मैं वीसी को घटाता हूं तो वीबीसी घटेगा, वीबीसी घटेगा। ठीक है, वीबीसी घटेगा तो ये जो लेयर है ये भी घटेगा, ये लेयर घटेगा तो यहाँ एरिया बढ़ जाएगा, बेस के अंदर का एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो आपका बेस करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अब यहां से जो एमीटर से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसके साथ कंबाइन होंगे, तो बेस करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बेस करंट बढ़ने से क्या होगा, ये जो ब्रेकडाउन यहां पर हो रहा है वो पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा ना, क्योंकि बेस करंट बढ़ गया है तो पहले ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो अगर मैं बीसी का मान घटाता हूं, वीसी का मान अगर मैं घटाता हूं, ठीक है, तो वीसी का मान घटाने से ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा, तो ये पहले मिल जाएगा आपको ग्राफ। अगर मैं बीसी का मान बढ़ा देता हूं तो ग्राफ आगे को जाएगा, तो मतलब आपका ब्रेकडाउन बाद में होगा। और वीसी का मान घटाता हूं तो ब्रेकडाउन पहले हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमीटर। ठीक है, ठीक, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉमन एमीटर कनेक्शन का ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ की इधर जाने पर क्या हो रहा है और इधर जाने पर क्या है। ओके स्टूडेंट, अब है आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, कॉमन एमीटर का क्या, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब चलो यहाँ पर पहले फिगर बना ही लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कलेक्टर, ये आपका बेस, ये आपका एमीटर। ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड बाइस, ये आपका रिवर्स बाइस। ठीक है, चलो, ये आपका एन, ये पी, ये एन, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, ये आपका एमीटर। यहाँ से आपका आई बी जा रहा है, यहाँ से आपका आई सी, ये आपका एमीटर करंट। ठीक है, अब देखो, जो हमने इससे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में एक सिम्बल लिखा था या फिर एक फॉर्मूला लिखा था, देखो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है, वीसी। ठीक है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये वाला, ये है वीबी। ठीक, अब इसके और इसके बीच ना, जो बेस और कलेक्टर के बीच जो वोल्टेज होगा उसे दर्शाते हैं हम वीबी से, वीबीसी से। ठीक, 3 वोल्टेज हो गए। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि वी आपका सीई,
वी सी इज इक्वल टू क्या होगा, वी सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वी बी ई प्लस वी बी सी। ठीक है, अब आपने इसको छेड़ना नहीं है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसको कुछ नहीं छेड़ना है, आपने इसको छेड़ना है। ठीक है, अब देखो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला हमने नोट करना है जो हमने निकाला था इससे पहले डेरिवेशन से, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस आई सी यू, एक फॉर्मूला ही था। ठीक है, मुझे इसी से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, सॉरी। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच निकलेगा, जहां से आप आउटपुट ले रहे हो। आउटपुट कहां से ले रहे हो, कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो मैं जो ग्राफ बनाऊंगा, ये जो ग्राफ है ये किसके बीच बनेगा, एमीटर जो कलेक्टर करंट और जो वीसीई है। ठीक है, जो आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है, इसके बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे। अब देखो, अब इसमें हम आईबी का मान कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, आईबी के अलग अलग मान के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने जो बेस करंट माना या जो आईबी करंट माना, जीरो मान लिया। मान लो कि यहां से हमने इनपुट दिया ही नहीं। ठीक है, इनपुट नहीं दिया तो क्या होगा, फिर इनपुट नहीं दिया तो सर्किट में एक करंट बहता है जिसे हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट। तो ये समीकरण देखो, आईबी का मान क्या, सॉरी इस आईबी का मान क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ठीक है, ये जीरो कर दिया तो पूरा जीरो हो गया ये। तो आईसी बराबर कितना आया, जितना लीकेज करंट होगा। मान लो ये लीकेज करंट है, मान लो यहां पर मैंने आईबी का मान क्या मान रखा है, जीरो। तो अगर जितना लीकेज करंट है, मान लो कि ये लीकेज करंट है ना, ये हल्का सा लीकेज करंट, तो यही आपका कलेक्टर करंट भी यही होगा, लीकेज करंट भी यही और आपका कलेक्टर करंट भी यही होगा। ठीक है, इसमें हमने आईबी को जीरो मान रखा है। फिर अब देखो, अगर मैं आईबी का मान अब क्या कर दिया, चलो अब देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं कि वीसी को बढ़ा दिया जा रहा हूं। ठीक है, अब मैंने वीसी को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वीसी के बढ़ाने पर, ये तो मैंने फिक्स रख दिया। ठीक है, इसको मैंने फिक्स रख दिया है। तो वीसी के बढ़ाने पर क्या होगा, वीसी के बढ़ाने पर आपका वीबीसी बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुना आपने स्टोरी की तरह, वीबीसी है ना, तो वीबीसी क्या है, जो इन पीछे वाला जो रिवर्स बाइस में है। ठीक है, चलो मैं यहां पर बना लेता हूं, ये जो पीछे रिवर्स वाइस में है, ये पी ये एन, ये जो रिवर्स वाइस वाला हिस्सा है ना, ये इसमें जो वोल्टेज लगा होगा आपका, मान लो यहाँ पर नेगेटिव, रिवर्स वाइस दिखाने के लिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वीसी जो वोल्टेज है वो ये वोल्टेज दिखा रहा है अभी। ठीक है, तो इसको मैं बढ़ा रहा हूं। ये क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मैं किसको बढ़ा रहा हूं, वीसी को। वीसी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा, वीबीसी भी बढ़ेगा। तो ये वीबीसी है, वीबीसी बढ़ने से क्या होगा, वही अर्ली इफेक्ट यहां पर अप्लाई होगा। अर्ली इफेक्ट के कारण क्या होगा, ये जो बेस है यहां पर ना, इधर क्या था, ये एमीटर है, ये बेस है, तो ये बेस में जो रीजन है, डिप्लीशन लेयर है, ये बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बेस का जो डिप्लीशन लेयर अगर बढ़ेगा तो यहां पर जो रीजन होता है, ठीक है, एक्टिव रीजन, उसका एरिया घट जाता है। एक्टिव एरिया घटने से क्या होगा, जो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहां कंबाइन नहीं होंगे अब। ठीक है, कंबाइन नहीं होंगे तो सीधे कहां चले जाएंगे, कलेक्टर के पास। उससे क्या होगा, कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टर करंट क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब देखो, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा ना, जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो यहां पर जो होल है और क्या है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरी ना, क्योंकि रिवर्स वाइस में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज होते हैं वही आपका फ्लो करता है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसके पास फिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे ना, फिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो यहां से उतने ही होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होंगे। मान लो यहां पर कितने हैं, 3 होल है। ठीक है, और यहां पर कितना है आपका, दो ही होल है। ठीक, यहां पर माइनॉरिटी में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर। ठीक है, माइनॉरिटी में तो यहां तो 3 है, लेकिन इसके बाद तो 2 ही है ना। तो यहां से जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो इन तीनों में से ये 2 ही आके इसके साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, अब जब ये 2, जब तक ये 2 होंगे तब तक तो आपका करंट बढ़ेगा। लेकिन जब एक बार ये 2 पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो तीसरा आएगा, तीसरे के लिए तो जगह ही नहीं है यहाँ। ठीक है, तो आपका फिर करंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब आप वोल्टेज बढ़ाओगे भी तो करंट नहीं बढ़ेगा, कलेक्टर करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ठीक, फिर आपने आईबी का मान बढ़ा दिया। ठीक है, आईबी का मान बढ़ा दिया। ठीक, आईबी का मान बढ़ाने से क्या होगा, आईबी का मान बढ़ाने से ये जो पी रीजन है इसमें माइनॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं कम, जो होते हैं माइनॉरिटी कम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, क्यों बढ़ी, क्योंकि मैंने आईबी बढ़ा दिया अभी।
ठीक है, आईबी का मान मैंने कुछ मान लिया, चलो आईबी बढ़ा दिया, 0 से ज्यादा कर दिया, ठीक है। आईबी का मान बढ़ाने से यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब यहाँ से जो होल है, 3 के 3 होल होंगे, तो 3 के 3 इसके साथ क्या हो सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं। तो करंट कुछ देर तक बढ़ेगा और थोड़ी देर तक बढ़ेगा ना। पहले तो कम तक बढ़ने वाला था क्योंकि पहले कम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे। अब आपने आईबी बढ़ाया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो अब ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे, लेकिन वो भी फिक्स है, ठीक है। अब 4 है मान लो, तो 4 तक ही कंबाइन होंगे। उसके बाद फिर और बढ़ाओगे आप तो कुछ देर तक बढ़ेगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि यहां से जो होल आ रहे हैं और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जब तक इनका बराबर नंबर है तब तक, तो जब तक वो बराबर नहीं हो जाते तब तक बढ़ेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ देर तक बढ़ता है और फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बढ़ने का जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आईबी के मान पर। अगर आईबी का मान आप बढ़ा दोगे, आईबी का मान बढ़ाओगे, ये डिप्लीशन लेयर ये जो डिप्लीशन लेयर है इसमें माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर है उनकी संख्या बढ़ाता है। कौन, ये आईबी। आईबी के बढ़ने से इस डिप्लीशन लीजर में जो डिप्लीशन बेस में जो है, इसमें माइनॉरिटी जो कैरियर्स है उनकी संख्या बढ़ेगी और उनकी संख्या बढ़ने से आपका जो कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। इतना ध्यान देना आपने, ठीक है। ठीक, कलेक्टर करंट बढ़ते जाएगा लेकिन कुछ लिमिट तक बढ़ेगा ना, तब तक बढ़ेगा जितना इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बड़े होंगे, उसी समय तक बढ़े, उतना ही बढ़ेगा। और जब वो दोनों बराबर हो जाएंगे, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक, सॉरी, यहां से जो होल आ रहे हैं, यहां से जो होल आ रहे हैं और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उसके बाद नहीं बढ़ेगा। आप वीसी बढ़ा भी जाओगे, बढ़ाते भी रहोगे, फिर ये बढ़ेगा नहीं, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट रहेगा आपका कलेक्टर करंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका कॉमन एमीटर का, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, देखो हमने क्या किया, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक था वो किस किसी बीच में ड्रॉ किया है, आउटपुट जो आपका वोल्टेज है और जो आउटपुट आपका करंट है, इन दोनों के बीच में आपने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है। अब देखो, स्टार्टिंग में जब आईबी का मान आपने 0 माना, आईबी का मान 0 माना, तो जो कलेक्टर करंट है वो किसके बराबर होगा, लीकेज करंट के, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग में एक हल्का सा करंट फ्लो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट, ठीक है। ये जो है ये वो करंट है जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आईबी का मान 0 होता है, मतलब आपने इनपुट से कोई भी करंट नहीं दिया, फिर भी यहाँ पर एक हल्का सा करंट फ्लो होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं लीकेज करंट, ठीक है। अब आपको होगा कि इसको स्ट्रेट लाइन द्वारा क्यों दिखाया है, देखो जब हमने यहां से सप्लाई नहीं दिया तो यहां पर ये रिवर्स वाइस में होगा ना। रिवर्स वाइस में क्या होगा, यहां पर जो बेस है, बेस में जो बेस किसका बना है, अभी मान लो पी का बना है, ठीक है। बेस किसका बना है, पी का बना है। तो पी में क्या होते हैं, रिवर्स वाइस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर काम नहीं करते हैं। रिवर्स वाइस में कौन काम करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो बेस में क्या है, पी, पी में माइनॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिक्स होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप जैसे रिवर्स वाइस हल्का सा बढ़ाओगे, ठीक है, रिवर्स वाइस हल्का सा बढ़ाओगे, जब आपने आईबी 0 दे रखा है तो इसमें एक हल्का सा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो आप हल्का सा बढ़ाया तो ये हल्का सा बड़ा करंट, उसके बाद क्या होगा, इन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इनकी संख्या तो फिक्स होगी ना, फिर आप इसे बढ़ाते भी जाओगे, फिर ये आपका करंट इंक्रीज नहीं करेगा, तो ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि इसमें जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे थोड़े से होंगे, ठीक है। तो हल्का सा इंक्रीज करेगा थोड़ा सा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्यों दिखा रहा है, फिर आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, वोल्टेज बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये देखो ये वोल्टेज की लाइन दिखा रहा है, मतलब वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपका जो कलेक्टर करंट है वो नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फिक्स होंगे, ठीक है। अब आपने उसके बाद क्या किया, आईबी का मान 1 कर दिया, आईबी को बढ़ा दिया। आईबी का 1 करने से क्या होगा, आईबी का मान बढ़ाने से इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ने से क्या होगा, इसमें जो करंट का मान है, ठीक है, जो करंट का मान है वो थोड़ी और बढ़ेगा ऊपर तक, ठीक है। जिसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बनाने से जो आपका कलेक्टर करंट है वो थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले तो उसमें कम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे तो यहीं तक गया, फिर कांस्टेंट हो गया। अब आपने आईबी का मान बढ़ाने से क्या होगा, इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे, वो बढ़ने से आपका कलेक्टर करंट भी बढ़ेगा, फिर यहां तक पहुंचा वो। फिर क्या हुआ, यहां से जितने देखो यहां से जो आपने वोल्टेज बढ़ाते गए ना, तो यहां से जो होल आर थे और यहां जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे वो क्या हो गए, फिर बराबर हो गए। अब जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ,
यहाँ जितने मैग्नेटिक चार्ज कैरियर एक बार उतना कंबाइन हो जाए तो उतना ही बढ़ेगा। उसके बाद आप वोल्टेज बढ़ाते भी जाओगे तो ये फिर बढ़ेगा नहीं, ये कांस्टेंट रह जाएगा। फिर आपने क्या किया, आईबी का मान फिर बढ़ा दिया, आपने 2 कर दिया फिर, ठीक है, आईबी का मान आपने फिर 2 कर दिया। 2 कराने से यहाँ मैग्नेटिक चार्ज कैरियर फिर बढ़ जाएंगे, फिर ये थोड़ा सा कलेक्टर करंट और बढ़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज कैरियर बढ़ गए हैं। फिर जितना आपने बढ़ाया उतना पहुंचने तक बढ़ तो गया। अब उसके बाद फिर ये आप बढ़ाते जाओ, फिर ये फिर कांस्टेंट फिक्स रहेगा, तब तक ही बढ़ेगा जितना कि इसके पास मैग्नेटिक चार्ज कैरियर बढ़ते रहेगा। ठीक है, देखिए आपने फर्स्ट में कितना था, इसके अंदर मान लो पहले 2 था, ठीक है, तो ये थोड़ी देर तक बढ़ा, फिर आपने आई भी बढ़ाया, फिर इसके अंदर कितना हो गया, 4 हो गया, फिर थोड़ी देर तक और बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आपने और आई भी बढ़ाया तो इसके अंदर 6 हो गया, फिर थोड़ी देर तक और बढ़ेगा, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आपने और बढ़ाया, तो ऐसे ऐसे करते हुए ये कुछ देर बढ़ता है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये बढ़ता किसकी वजह से, आईबी के कारण। आईबी के बढ़ाने से इसके अंदर जो बेस में मैग्नेटिक चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, तब ये हल्का सा ऊपर उठता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज कैरियर जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक लिमिट तक ही करंट बढ़ाते हैं, उसके बाद दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं ना। तो यहाँ से होलो जो यहाँ से जो क्या आएंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी संख्या फिक्स होगी। तो जब बराबर हो जाते हैं, ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर है और यहाँ से जो मैग्नेटिक चार्ज कैरियर आ रहे हैं, अगर जहां पर वो बराबर हो जाएंगे, उसके बाद आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाओ वो बढ़ेगा नहीं, फिर करंट, कलेक्टर करंट बढ़ेगा नहीं, फिर वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, देखो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या रहता है, कट ऑफ रीजन। ठीक है, ये कौन सा रीजन है आपका, कट ऑफ रीजन। ठीक, ये ऊपर वाले रीजन का है, जो लीकेज करंट से ऊपर का रीजन होता है, ये होता है आपका एक्टिव रीजन। ठीक है, और ये रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन। ये एग्जाम में आपको ग्राफ देंगे और बोलेंगे कि ये कौन सा रीजन है। ठीक है, तो ये याद रखना, जहां लीकेज करंट होगा उसके नीचे का रीजन कौन सा होता है, कट ऑफ रीजन, और उससे ऊपर का रीजन एक्टिव रीजन, और ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो ग्राफ होगा इसे कहते हैं हम सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो ये आपका था कॉमन एमीटर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट, वो है आपका कॉमन कलेक्टर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।